नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़े थे। आज हम लोग उस इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम बनाएंगे और उसमें लॉसेस देखेंगे और उस लॉसेस के बाद उस इंडक्शन मोटर की इफ़िशियंसी क्या होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है फेजर डायग्राम, इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम, लॉसेज एंड इफ़िशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो फेजर डायग्राम इंडक्शन मोटर में दो कंडीशन होते हैं। एक होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन और दूसरा होता है रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन को आप फुल लोड स्लिप कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो दो कंडीशन में हम लोग इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। पहला कंडीशन है एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब मेरा रोटर क्या है, रुका हुआ है, मतलब स्टेटर को तो सप्लाई दिए हैं बट रोटर को हम लोग रोके रखे हैं, उस समय को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब मेरा रोटर क्या हो गया है, चलने लगा है, स्टार्ट हो गया है, रन कर रहा है, तो उस समय एनआर की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से बड़ी होगी। इस कंडीशन को रनिंग कंडीशन बोलते हैं या फुल लोड स्लिप कंडीशन बोलते हैं। आगे हम लोग बोलेंगे भाई फुल लोड स्लिप की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 से लेकर के 3% होती है। ये MCQ एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपका है फेजर डायग्राम एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फेजर स्टैंड स्टिल कंडीशन का अर्थ ये हुआ कि मेरा रोटर क्या है, रुका हुआ है। तो रोटर रुका हुआ है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। और जब स्पीड 0 होगी तो अगर इस फार्मूले से अगर आप ध्यान से देखें, ns माइनस nr, तो nr को आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ns अपान ns। तो उस समय स्लिप की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, वही हमने बताया, nr इक्वल टू 0 तो स्लिप इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम बनाने से पहले इसका आपका इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, आपको पता है, स्टेटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो ट्रांसफार्मर जैसा होता है। तो यहाँ पर हमने ये स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है R1 और ये स्टेटर वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है X1। क्योंकि क्या होता है, स्टेटर में लॉसेज होते हैं, कोर लॉसेज होते हैं, उसको हम लोग RC से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेटर द्वारा जो फ्लक्स इंड्यूज होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूज होता है, वो क्या होता है, उसको हम XM से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो करंट, ये जो फ्लक्स क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, जिसको यहाँ पर IM से हमने रिप्रेजेंट किया है। और कोर लॉस के लिए जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को करंट को जो देता है, मतलब कोर लॉस करंट, कोर करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट जो कहाँ से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्साइटेशन करंट IE बोलिए या I0 बोलिए। IE बोलेंगे तो एक्साइटिंग करंट बोलेंगे और I0 बोलेंगे नो लोड करंट बोलेंगे। तो इन दोनों करंट से आपने देखा, ये आपको मिला, एक मिला IC मिला और दूसरा क्या मिला, IM मिला। चूँकि ये दोनों क्या होंगे, ये जो आपका होगा IC, ये आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव है और ये क्या है, रेजिस्टिव है। तो रेजिस्टिव क्या होता है, रेजिस्टिव करंट के दिशा में होता है और इंडक्टिव क्या होता है, ये वोल्टेज से क्या करता है, या आप बोल सकते हैं ये इसका करंट वोल्टेज के दिशा में होगा, मतलब इसके दिशा में होगा। और ये जो होगा इससे क्या होगा, 90 डिग्री, ये जो IM होगा वो क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। कहने का अर्थ ये है, अगर इस वोल्टेज को हम बनाएं, इस वोल्टेज को अगर बनाएं V1 है मान लेते हैं,
तो जो आपका ये IC होगा, IC क्या होगा, इसकी दिशा में होगा, और जो IM होगा ये क्या करेगा, इससे 90 डिग्री लैग करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका IC और IM प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं रोटर की साइड की बात करते हैं। तो रोटर में आपको ध्यान होगी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने, चूँकि इस समय तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि S की वैल्यू क्या है, 1 है। नहीं तो क्या होता है, आपको पता है रोटर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है S इंटू FS, मतलब स्टेटर फ्रिक्वेंसी के बराबर। चूँकि यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका रोटर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू स्टेटर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमने वही लिखा है, इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, दोनों की इक्वल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें जो इसका हम रोटर का रेजिस्टेंस R2 लिखे हैं, इसमें जो लॉसेज होंगे वो किसको दिखाता है, कॉपर लॉस को दिखाएगा रोटर का। और ये क्या होता है, ये आपका रिएक्टेंस है। चूँकि यहाँ पर हमने S लिखने के, अगर यहाँ S लिखा होता, S2 होता है, इसलिए इसको वेरिएबल बना रखे हैं। चूँकि यहाँ S की वैल्यू 1 है, इसलिए S2 होगा इजीली। अब देखिए क्या है, अब इन सारे की हेल्प से हमें क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से समझते हैं ये क्या होता है। इसके अंदर एक एयर गैप, ये आपका क्या है, आपका ये रोटर है और ये स्टेटर है। तो स्टेटर में एक रिजल्टेंट फ्लक्स बहता है जिसको हम बोलते हैं फाई आर। इस फाई आर की वजह से एयर गैप में, इस फाई आर की वजह से क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, और वो वोल्टेज कौन सा होता है, E1 और E2। और आपको पता है जो पैदा होता है तो E1 E2 क्या होगा, फाई से 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि जो पैदा होता है वो पीछे होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फाई आपका ये आ गया। सबसे पहले हमने ये फाई ड्रा किया, क्लियर। अब उसके बाद क्या मिलेगा आपको, E1 और E2 मिलेगा, और जो कि क्या है, E1 आपका बड़ा होगा और E2 आपका छोटा होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, लैग करेंगे। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि E1 में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते इसलिए ये बड़ा होगा, और E2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते इसलिए ये छोटा होगा। अभी हमने पता है कि ये फाई से क्या करेगा, लैग करेगा। इतना क्लियर है। ये आपको हमने E1 E2 मान लिया। अब हमें क्या है, फेजर डायग्राम हमने ये मान लिया, ये आपका क्या है, -E1। ये E1 है तो हमने -E1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका जो V1 आएगा, V1 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, यहाँ से V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 X1 प्लस E1। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका फेजर सम होगा। अब यहाँ से अगर क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, जो E1 पैदा होता है अपोजिट में पैदा होता है, इसलिए इसके अंदर माइनस आप लिख सकते हैं। क्लियर है। इसकी दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है। ये दोनों सेम दिशा में नहीं होते हैं। क्लियर है, मतलब ये क्या होता है, बैक ईएमएफ जैसा काम करता है। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्योंकि यहाँ से आप I1 इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, ये वोल्टेज का डिफरेंस मतलब V1 माइनस E1, और ये पूरा इसका रिएक्टेंस मतलब R1 प्लस JX1, ये भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें, इस फिगर से ध्यान से देखें, तो इसको देखने से पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का खींच लेते हैं। तो RC जो ये IXM क्या होगा, इसी के दिशा में होगा, क्योंकि इसी से क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है। एक छोटी सी और बात है, अगर इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेज होंगे, अगर ये हिस्टेरिसिस लॉसेज होगा तो ये जो आपका फाई आपने बनाया है तो IM थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, हिस्टेरिसिस लॉस को 0 ले रखा है, इसलिए इसी के दिशा में होगा। अगर हिस्टेरिसिस लॉस 0 नहीं होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर किया है। अब जनरली आप देखेंगे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं किसी भी बुक में हिस्टेरिसिस लॉस को 0 कंसीडर करते हैं, जो कि हम लोग लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर 0 कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये IM हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ये I0 मिल जाएगा, या IE जिसको यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये IM है, और ये क्या है आपका, ये छोटी सी IC है।
ठीक है, कोल लॉस से जुड़ रहे। तो इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिला, ये आई नॉट मिल गया, ये आई नॉट आपका, ये आपका आई नॉट है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आई नॉट, अब हमने इस पर क्या किया है, चूंकि जो लोड हमने इस पर कोई लोड नहीं, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन पर है। स्टैंड स्टिल कंडीशन का अर्थ है कि ये दोनों क्या है, ये शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, तो इस समय जो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी एक करंट फ्लो होगा जो I2 होगा। तो I2 क्या होगा, हमने I2 को बढ़ा दिया, ये मान लिया हमने I2, थोड़ा सा ये करना है, कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, ये I2 हो गया। तो I2 क्या होगा, ये बैक में जाएगा और इसको हम बोलते हैं I1 डैश। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, तो मिलता है I1, जो यहाँ से देखेंगे ये जो I1 है, ये करंट और I1 डैश को ऐड करने पर मिलता है। यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, I नॉट या IE बोल रहे हैं या I1 डैश। तो इस तरह से ये आपका I1 मिला। इस I1 में क्या करेंगे, चूंकि आपका इसका रेजिस्टेंस है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसी के पैरेलल होगी, ये हो जाएगा I1 R1। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा छोटी होती है और इसकी वैल्यू बड़ी होती है। और ये क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा I1 X1। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ये आपका V1 मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर फिगर बनाया है, ये -E1 कर लिया और I1 R1 कर लिया, जो कि छोटी होती है हमने बताया। और ये क्या है आपका I1 X1 है, जो कि X का टर्म्स रिएक्टिव है, इसलिए जी हमने टर्म्स लगा दिया। और इस तरह से हमें ये क्या मिल गया, V मिल गया। अब बात करते इधर, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये I2 है तो I2 R2 क्या होगा, I2 R2 इसी के दिशा में होगा। तो हमने मान लिया ये I2 R2 है, क्योंकि सेम दिशा में होगा। और ये क्या है, I2 X2 है, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री लीड करेगा, वोल्टेज है, चूंकि ये वोल्टेज है तो ये इसके बीच में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा I2 X2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यही आपका सर्किट आपको प्राप्त हो गया। और चूंकि पावर फैक्टर क्या है, तो दो तरह के आपका है, जो यहाँ पर पावर फैक्टर लेंगे वो V1 और I1 के बीच में लेंगे। तो V1 और I1 के बीच में जो एंगल आएगा वो θ1 होगा, और V2 और I2 मतलब V2 नहीं है, E2 और I2 के बीच में जो होगा वो θ2 होगा। ठीक है, तो ये आपका फेजर डायग्राम हुआ, किस कंडीशन पर हुआ, कंडीशन नंबर एट नो लोड कंडीशन, मतलब नो लोड मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन था। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम एट द फुल लोड स्लिप, मतलब अब जब इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड अगर मान लेते 2 पोल की मशीन है तो NS क्या होगा, NS की वैल्यू होगी 3000। और इसको हम क्या करेंगे, 2 से 3% बोले हैं, तो इसकी स्पीड क्या रखेंगे, NR की वैल्यू मतलब 2950 रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से आप देखेंगे NR की वैल्यू 0 से बड़ी है तो स्लिप की वैल्यू क्या आएगी, अब 1 से छोटी आने लगेगी। पहले क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, और सिंक्रोनस स्पीड पर स्लिप क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम जब स्लिप की वैल्यू ले लिया, अब स्लिप की वैल्यू 1 नहीं है, तो इसकी स्टेटर फ्रिक्वेंसी तो F है, लेकिन रोटर फ्रिक्वेंसी F है नहीं है, यह हमने क्या लिखा, SF लिखा। और यहाँ पर जो रिएक्टेंस है उसके साथ हमने क्या लिखा, SX2। ये सारा फिगर, ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने जब स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे, उसी में ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता चुके हैं। अब सेम फेजर डायग्राम यहाँ पर भी बनेगा जैसे नो लोड पर बने था, लेकिन यहाँ पर जो करेंट की वैल्यू होगी, मतलब क्या, अब ये चलने लगा, अब ये क्या करने लगा, घूमने लगा रोटर के घूमने की वजह से ये जो वोल्टेज होगा SE2 वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो SE2 कम होने से मतलब इसमें वोल्टेज क्या होगा, कम इंड्यूज होगा। तो कम इंड्यूज होने की वजह से जो I2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब छोटी आने लगेगी। आप देख सकते हैं अब I2 की वैल्यू क्या होगी, छोटी आने लगेगी, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, SH2 की वैल्यू भी क्या आने लगेगी, कम आने लगेगी। जब SH2 की वैल्यू मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो रिएक्टिव कंपोनेंट कम होने की वजह से क्या होता है, आपको पता है θ2 का जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, θ2 = tan इनवर्स SX2/R2। तो ये वैल्यू कम होगी तो θ2 वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले थीटा क्या था, θ2 बड़ा आ रहा था, अब θ2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर जाएगा, अभी हम लोग समझते हैं।
तो इस कंडीशन में आपका सेम कंडीशन यहाँ पर आई नॉट बहा है, जैसे आपने आई नॉट को कहा, ये आपका था आई एम और ये क्या था आपका आई सी था। क्लियर है? आई एम और आई नॉट से जोड़ करके ये आपको आई एम और आई सी को जोड़ करके आपने आई नॉट पाया फेजर सम करके। ये आपका करंट आई टू है और आई टू क्या होगा, अब थीटा टू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये थीटा टू का मान कम हो जाएगा और ये जो आपका आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, आई टू एस टू आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए पहले वो क्या था आपका, ये वैल्यू ये पहले बड़ा था, आप देख सकते हैं इस वाले में ये क्या है, ये आपका बड़ा है और एंगल भी क्या है, बड़ा है। और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये एंगल आपका छोटा हो गया और ये भी वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बैक इसको ट्रेस करेंगे तो ये क्या आपको मिल जाएगा, ये आपका आई टू डैश मिल जाएगा। इस आई नॉट और आई टू डैश को ऐड करेंगे, ये क्या मिल जाएगा आपको, आई वन मिल गया। अब ये आई वन आर वन ये खींचेंगे और आई वन एक्शन ये खींचेंगे। तो इस तरह से आपका जो मिला, यहाँ पर क्या हुआ, आपने ये पाए फाइनली कि आप अगर इसको फुल लोड स्लिप पर चलाएंगे तो थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा टू की वैल्यू कम हो जाएगी और इसके साथ साथ थीटा वन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले, अब ये जो थीटा वन है ये इतना छोटा आ रहा है और पहले थीटा वन क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिगर से, यहाँ पर अगर देखेंगे तो थीटा वन क्या है आपका बड़ा आ रहा था और इस वाले में जब आप फुल स्लिप पर देखेंगे तो थीटा वन क्या आ गया, छोटा आ गया। छोटे आने का अर्थ है अब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों इम्प्रूव हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं वही वर्ड हमने लिखा, फेजर से क्लियर है कि मोटर की स्पीड बढ़ती है तो उसी के रिस्पेक्ट में स्लिप क्या होने लगती है, कम होती है। और स्लिप कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, आपका x2 कम होगा और इस x2 को कम होने से क्या हो जाएगा, आपका कम होने से E2 और I2 के बीच में जो एंगल है वो भी थीटा टू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। इसका ये बेनिफिट है। अब बात करते हैं, अब जब इसको आपने देखा था, जब इसको बैक ट्रैक करते हैं तो I1 और V1 के बीच में जो थीटा होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि स्टार्टिंग में क्या होता है, पावर फैक्टर खराब होता है और नॉर्मल ऑपरेशन में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है 2 से 3%। और उस समय स्लिप की वैल्यू क्या थी, उस समय स्लिप की वैल्यू स्टार्टिंग समय 1 थी। तो स्लिप के कम होने से x2 की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। इसको हम इससे भी दे सकते हैं, मतलब क्या है, अगर आप ये आपका क्या है, दो कंडीशन, हमने ये कंडीशन लिया है I2 लिया है, ये नो लोड करंट है और ये नो लोड करंट से हमको मिला था, नो लोड करंट से I नॉट और I2 मिला था। तो I नॉट प्लस I2 की वजह से अगर देखेंगे इस कंडीशन में थीटा टू की वैल्यू इतनी बड़ी है, ये थीटा वन होनी चाहिए। और जब आपने करंट लोड को बढ़ा दिया, करंट को बढ़ा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये थीटा वन हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, थीटा वन अब छोटा हो गया। कहने का अर्थ ये है, जैसे जैसे आप स्लिप बढ़ाएंगे, स्लिप कम होगा तो भी पावर फैक्टर अच्छा होगा, और रोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो भी करंट अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जो I2 डैश है, ये जो I2 है ये क्या हो जाएगा, इसी के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो I1 डैश आएगा इसी के अपोजिट में, तो वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। इसीलिए मोटर को क्या करना चाहिए, फुल लोड स्लिप पर और फुल लोड पर चलाना चाहिए। और ये बात ऐसा मत सोचिए कि ये इंडक्शन मोटर के लिए सत्य है, ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर के लिए भी सत्य है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं लॉसेस की बात करते हैं। तो इंडक्शन मोटर में आप तो ट्रांसफार्मर में पढ़ते थे कि दो तरह के लॉसेज होते हैं, एक क्या होता है आपका कांस्टेंट लॉस, दूसरा होता है वेरिएबल लॉस। यहाँ पर भी उसी तरह से एक क्या आपका फिक्स लॉस और दूसरा क्या है, वेरिएबल लॉस। फिक्स लॉस वो होते हैं जो नो लोड कंडीशन पर चलाइए या रनिंग कंडीशन पर चलाइए, उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं फिक्स लॉस बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा लॉसेस को और भी समझ सकते हैं। इस स्टेटर को आपने इनपुट दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटर में कॉपर लॉस होगा और आयरन लॉस होगा, और फिर आगे जो पावर जाएगी उसको क्या आपको कहते हैं, पीजी बोलते हैं, जिसका फार्मूला आपको पता है I2² R2/S होता है। और ये पावर क्या होता है, इसमें दो तरह के लॉसेज होते हैं, रोटर में कॉपर लॉस
और क्या हो जाता है, फ्रिक्शन विंडेज लॉस हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है आपका शाफ्ट आउटपुट, ये फिर उसके बाद पीएमडी निकल जाता है। इस पीएमडी में से क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या मिल जाता है, पीएसएच मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमने बोला फिक्स लॉस, मतलब वो लॉस जब क्या होता है, वो लॉस जब आप स्टेटर रनिंग कंडीशन में चलाइए या नो लोड कंडीशन पर चलिए, जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब ना बदले, उसी को क्या बोलते हैं, फिक्स लॉस बोलते हैं। तो कोर लॉस क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या होता है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ हम मानते हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड जो होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था। अब बात करते हैं ब्रश फ्रिक्शन। ये क्या होता है, आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वहाँ पर भी एक ब्रश लगाते हैं। क्योंकि हमने बोला स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, लेकिन स्पीड क्या होती है इंडक्शन मोटर में, जनरली कांस्टेंट होती है, इसलिए पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस क्या होता है, लोड बढ़ाने पर जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, बदलती रहे, उसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस। तो कॉपर लॉस भी क्या होता है, आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर, और ये भी स्टेटर का कॉपर लॉस, रोटर का कॉपर लॉस। अब बात करते हैं ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप लॉस। अब क्या होता है, जो ब्रश में कांटेक्ट होता है, जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आप इसका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आप स्लिप से क्या करते हैं, ब्रश कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, तो जितनी ज़्यादा ये क्या होगा आपका, ये भी आई स्क्वायर आर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टे लोड लॉस। स्टे लोड लॉस क्या होता है, ये भी क्या है, जैसे जैसे आप क्या उस पर लोड बढ़ाएंगे तो स्टे लॉस भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन इसको कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है स्टे लॉस निकालना। इसलिए क्या करते हैं, एक प्रो डेटा ले लेते हैं, मतलब प्रो डेटा मतलब एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं सभी इंडक्शन मशीन में। इसमें इसकी एफिशिएंसी में क्या करते हैं, मतलब इसमें मानते हैं 0.5% क्या हो जाता है, टोटल लॉसेज का 0.5% इसमें लॉसेज हो जाते हैं। इसलिए जो एफिशिएंसी आती है उसमें 0.5% माइनस कर देते हैं, प्रो डेटा कर देते हैं, प्रो डेटा नहीं प्रो रेटा बोला जाता, सॉरी। अब बात करते हैं रोटेशनल लॉस। ये एग्जाम में आता है कि रोटेशनल लॉस किसके किसके बीच में होता है, तो रोटेशनल लॉस किसको कहते हैं, तो रोटेशनल लॉस क्या है, कोल लॉस और मैकेनिकल लॉसेस को जोड़ करके, मतलब कोल लॉस मैकेनिकल लॉसेस क्या होता है, मैकेनिकल लॉसेस फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज होते हैं। तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज को क्या बोलते हैं, आपका मैकेनिकल लॉसेज। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं उसी को रोटेशनल लॉसेज बोलते हैं। ये एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहिए, इंडक्शन मोटर में कोल लॉस, जैसे आपने क्या किया, कोल लॉस और मैकेनिकल लॉसेस को आपने क्या कर दिया, ऐड किया है, तो इसको लेकिन मर्ज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग लोकेशन पर होते हैं। कोल लॉस क्या होता है, कोर के अंदर होता है, और ये क्या होता है, पीएमडी के होने के बाद होता है, इसलिए इसको मर्ज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पावर फ्लो की, बात करते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। जैसे आपने इनपुट पावर दिया, इनपुट पावर देने के बाद स्टेटर में कॉपर लॉस और कोल लॉस होगा, और क्या होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पीजी चला जाएगा, जिसका फार्मूला होता है I2 स्क्वायर बाई R2 होता है। और इसकी वजह से क्या होगा आपका पीएम, उसके बाद क्या होता है, इस रोटर में भी क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं। रोटर में कौन सा लॉसेज होगा, कॉपर लॉस होगा। इसमें कोल लॉसेज नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसमें कोल लॉसेज माइनस, सॉरी कॉपर लॉसेज माइनस कर देंगे तो आपको पीएमडी मिलेगा, जिसका फार्मूला होता था 1 - S/S, पीजी होता था। अब इसमें से क्या है, फ्रिक्शन और विंडेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो फ्रिक्शन और विंडेज माइनस करने पर क्या मिल जाएगा आपको, शाफ्ट आउटपुट मिल जाएगा, जिसको हम पीओ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमें लॉसेस तो पता चल गया। इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट तो पीएसएच था, जैसा भी हमने आपको मिला था, इसी को पीएसएच बोल रहे हैं, जिसको पी नॉट भी बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं। तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट तो ये है, तो आउटपुट ये होगा। लॉसेज कौन कौन से, एक फिक्स लॉसेज होता है, एक वेरिएबल लॉसेज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मैक्सिमम इफिशिएंसी होने के लिए फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है,
इसी पर कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है नो लोड टेस्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर वाज अ कंडक्टेड डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज। मतलब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, मतलब वोल्टेज वेरिएबल है। एंड अ प्लॉट ऑफ इनपुट पावर वर्सेज वोल्टेज। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वोल्टेज और ये आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है, पावर के बीच में इसमें हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, उसके हमने क्या बोला, दिस कर्व वाज एक्स्ट्रापोलेटेड। जिसका कर्व आप ड्रा करते हैं ये क्या आपका आता है, ये ऐसे आता है। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2003 में आया है। तो उसने क्या इसको क्या करा, इसको एक्स्ट्रा मतलब इसको और एक्स्ट्रापोलेटेड कीजिए, मतलब इसको और पीछे कीजिए। तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट एट वाई, ये क्या करेगा, वाई एक्सिस पर क्या करेगा, ये कट कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर दिया, कट कर दिया। अब बोला है दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन। आपने जब बैक किया, आपने बोला एक्स्ट्रापोलेटेड, तो इसका मतलब वोल्टेज आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब वोल्टेज 0 हो गया तो मशीन तो रुक जानी चाहिए, लेकिन हमने नहीं मारा, हमने अब ऐसा मान रहे कि मेरी मशीन चल रही है। अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में कौन से लॉसेज होंगे, सोचिए। कोल लॉसेज नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज 0 है। कॉपर लॉस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोई करंट ही नहीं बहेगा। स्टे लोड लॉस नहीं होगा, ये भी क्या होता है, लोड पर डिपेंड करता है। वेरिएबल लॉसेज ये सुने थे, ये भी क्या था, वेरिएबल लॉसेज था, कोई लोड ही नहीं है। कोल लॉसेज भी क्या होता है, नो लोड कंडीशन पर होता है। तो ये क्या आता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब बात करते हैं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज आपका क्या होगा, 0 हो गया। तो इस समय जो ये लॉसेज देगा वो कौन सा लॉसेज को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, ये कांस्टेंट लॉसेज में आए, ये आपका फ्रिक्शन और प्लस विंडेज लॉसेज है। और ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये पूरी फ्रिक्शन प्लस विंडेज और प्लस कोल लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो चूंकि कोल लॉस आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वोल्टेज 0 होने की वजह से हट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड्स। तो स्लिप किस पर नहीं डिपेंड करती, आपको पता है स्लिप का फार्मूला होता है NS/NR/NS। तो ये क्या होता है, रोटर स्पीड पर तो डिपेंड करता ही है, सिंक्रोनस स्पीड पर भी डिपेंड करता है, शाफ्ट टार्क मतलब लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड भी क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। कोल लॉस कंपोनेंट इस पर नहीं डिपेंड करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 फेज 400 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट स्लिप ऑफ 5%। मतलब स्लिप क्या आपका 5%, 5% बोले तो 5% है, तो इसका मतलब 0.05 है। ठीक है। द स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पूछा है मतलब स्टेटर का फील्ड मतलब φs और रोटर का फील्ड मतलब φr के बीच में रिलेटिविटी स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछ रहा है दोनों के बीच में। और दूसरा क्या पूछा है, रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रोटर का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड φs के बीच में जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, उसका आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं, हमें पता है स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड क्या होते हैं, सेम स्पीड से चलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से। तो अतः उसके बीच में रिलेटिविटी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो एक तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। दूसरी बात करते हैं, रोटर की स्पीड निकाल लेते हैं। तो रोटर की स्पीड तो यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है, स्लिप दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो रोटर आपका NR इक्वल टू क्या हो जाता है 1 - S/NS। तो यहाँ से क्या है, NR की वैल्यू क्या है, चूंकि कितने पोल की मशीन है, 6 पोल की मशीन है, तो आप NS इससे निकालेंगे, NS इक्वल टू 120 F/P। तो क्या आ जाएगा, ये आपका 700 कितना आ जाएगा आपका, आप निकाल लेते हैं यहाँ पर NR इक्वल टू 120 F/P। तो क्या है 120
फ्रीक्वेंसी क्या है 50 और पोल क्या आपका 6 है, तो 6 2 जा मतलब 1000 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 1000 आ गया, और ये का स्लिप क्या है 0.5%, 1.05%, कितना आ जाएगा 950 आरपीएम। मतलब रोटर की स्पीड क्या आ गई 950 और उसकी स्पीड क्या थी 1000, तो कितना आ गया 50 आ गया। तो 50 क्या हो जाएगा, इसमें कहीं 50 नहीं है, तो आंसर ये ए हो जाएगा। तो आज के लिए ये देख रहे हैं गेट का क्वेश्चन, ये बहुत इजी आते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।